नमस्कार, मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ई स्पोर्ट्स के बारे में, जो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि आज एक तेजी से बढ़ता हुआ प्रोफेशनल सेक्टर भी है, जहां नई सोच और नई संभावनाएं हैं। आप सभी ने हमारी लास्ट डिस्कशन को बहुत पसंद किया और कई सवाल भी भेजे। आज हम इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और इस स्टूडियो में है हमारे मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, जिन्हें हम अपने विकास के मार्गदर्शक के रूप में हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही हमारे साथ है एक खास मेहमान नॉर्विन गेमिंग के सीईओ गौतम सिंह विर्क जी, जिन्होंने भारत में ई स्पोर्ट्स को नए आयाम दिए हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं। सुनील सर, गौतम जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सुनील सर, अगर हम ऑनलाइन गेमिंग या ई स्पोर्ट्स की बात करें तो क्या जो यूथ है इसमें एक लॉन्ग टाइम फुल फ्लेजेड करियर देख सकता है, और अगर हाँ तो किस तरीके के टूर्नामेंट्स होंगे, उनमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? अब बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, आपके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले तो करियर बन सकता है कि नहीं, और फिर उसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आज ये केवल संभव ही नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ करियर विकल्प बन चुका है। भारत ने आज ई स्पोर्ट और गेमिंग इंडस्ट्रीज, अगर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखें तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ है। इसमें केवल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कमेंटेटर्स, इवेंट मैनेजर्स, गेम डिजाइनर्स, एनिमेटर्स, कोचेस, स्ट्रेटेजिस्ट और स्ट्रीमर भी शामिल हैं। इस सब में आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इसमें से कोई भी करियर चुन सकते हैं कि मुझे गेम खेलना है, या मुझे कोच बनना है, या एनिमेटर बनना है, या स्ट्रेटेजिस्ट या स्ट्रीमर की टीम के रूप में मैं काम करूँगा। यदि आप देखते हैं कि हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो टॉप गेमर हैं हमारे, और जो एक टूर्नामेंट कराते हैं वो, तो टूर्नामेंट की एक औसत इनकम जो है वह 30 से 50 लाख रुपए ईयरली तक पहुंच गई है। जबकि अगर हम देखें कि सफल स्ट्रीमर्स जो हैं और जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी 10 से 20 लाख रुपए प्रति माह कमा रहे हैं। और अगर हम खिलाड़ियों की बात भी करें तो जो टॉप पे खिलाड़ी हैं वो तो करोड़ों में कमा रहे हैं, और उसके नीचे खिलाड़ी एवरेज अगर मैं बोलूँ तो 10 लाख रुपए हम बोल सकते हैं कि एक खिलाड़ी कमा रहा है। क्योंकि ये सारा पैसा जो मिलता है टूर्नामेंट में या खिलाड़ियों को, वो सारा का सारा स्पॉन्सरशिप से मिलता है, एडवर्टीजमेंट से मिलता है, ब्रांड कोलैबोरेशन से मिलता है। तो इससे ये पता लगता है कि अब गेमिंग सिर्फ या ई स्पोर्ट सिर्फ एक पैशन नहीं रहा बल्कि एक सशक्त प्रोफेशन बन चुका है। अब मैं दूसरी बात, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आता हूं कि इसका सिलेक्शन या कैसे अपना करियर अगर चुनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो जैसे क्या हुआ कि ई स्पोर्ट को सक्सेसफुल करने के लिए गवर्नमेंट ने नया लॉ बनाया जिसे हम बोलते हैं, उसमें रिकॉग्नाइज किया प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, जिसमें कि उसने पूरा डिस्क्राइब किया कि कैसे टूर्नामेंट होंगे क्या। क्योंकि उसका एम ये था कि इसमें कॉर्पोरेट, ये एक्ट क्यों बना, क्योंकि जब भी आप कोई एक्ट बना के रेगुलेट करते हो किसी भी प्रोफेशन को या किसी भी प्रोसेस को, तो उसमें आपको कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट मिलनी शुरू हो जाती है, ग्लोबल टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं, और डिजिटल व्यूअरशिप बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसके साथ ही यदि आप देखें तो यूट्यूब गेमिंग, ट्विच, रूटर जैसे प्लेटफॉर्म ने स्ट्रीमिंग इतनी ज़्यादा कर दी, और आप इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं आपको देखने के लिए कि वो सब आप देख सकते हैं। और अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हमारे जो गेमिंग मैनेजमेंट में हैं, एनिमेशन में हैं, AR VR डिज़ाइन में हैं, ई स्पोर्ट प्रोडक्शन में भी आप कोर्स शुरू कर सकते हैं, जिससे कि ये जो एरिया है आप देखें तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी हो गया और स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। और अब मैं ये कह सकता हूँ भारत ने पैशन टू प्रोफेशन वाली यात्रा तय कर ली है। अब गेमिंग सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा बल्कि युवाओं के लिए एक सम्मानजनक, स्थायी, उच्च आय वाला करियर विकल्प बन सकता है, जो भारत के डिजिटल और क्रिएटिव इकोनॉमिक का अहम हिस्सा बनने में मदद करेगा। इसके साथ अब मैं आपके जो क्वेश्चन था उसके दूसरे पार्ट पे आता हूं कि इसमें चयन कैसे होगा। इसके साथ ही भारत में अब ई स्पोर्ट का चयन, प्रतिभा पहचानने की जो प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। इसके लिए ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया बना दी गई है, और बहुत सारे गेम डेवलपर हैं, जैसे कि नजारा हो गया, गेमेशन हो गया, सुपर गेमिंग हो गया, और क्राफ्टन हो गया, और रॉइट गेम हो गए, और ग्रीना हो गया। ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सारे के सारे जो पब्लिशर हैं, ये अपना कंटिन्यूअसली रेगुलरली ऑनलाइन क्वालिफायर्स कराते रहते हैं, रैंकिंग मैनेज करते हैं, रीजनल लीग को आयोजित करते हैं, और साथ में उन सब खिलाड़ियों को अपनी रैंक प्रदर्शन और
उनकी कंसिस्टेंसी के आधार पे उनको सेलेक्ट करते हैं कि अब आप कौन सी लीग खेलोगे, नेशनल, इंटरनेशनल। तो वो सब लोग आपके मेरिट के ऊपर, स्किल के ऊपर और डिसिप्लिन के ऊपर तय करते हैं कि आप क्या खेल सकते हो। तो चयन बहुत आसान हो गया कि आपने जो भी पब्लिशर है या जो हमारी अथॉरिटी है वो जितने भी गेम ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करती है उसमें पार्टिसिपेट करें और आप उसमें अपने स्किल दिखाएंगे तो आपका सिलेक्शन किसी भी लीग के लिए या किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए हो सकता है। बिल्कुल। तो गेमिंग भले ही ऑनलाइन है लेकिन मेहनत यूथ को यहाँ भी करनी पड़ेगी, अपने स्किल जरूर डेवलप करने पड़ेंगे। गौतम जी, ई स्पोर्ट्स की अगर इंडिया में बात करें तो सर ने बताया कि लॉ भी बना है और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी हैं जो ई स्पोर्ट्स को किस तरीके से सुचारू तरीके से चला रही हैं। तो अब नेक्स्ट फेज की बात करें तो इंडिया में ई स्पोर्ट्स का नेक्स्ट फेज क्या होगा आने वाले कुछ सालों में, कैसे आप देखते हैं? मैं कहना चाहूँगा अब इंडिया अब ई स्पोर्ट्स 2.0 में आ गया है। अब इंडियन ई स्पोर्ट्स का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है जिसमें गवर्नमेंट रिकग्निशन मिल गया है और अब तक जो ई स्पोर्ट्स ने जो ग्रोथ की थी अब उसको और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। अब उसमें ब्रांड्स भी अब मोर इंटरेस्ट होंगी क्योंकि अब कई टूर्नामेंट्स में आपको फर्दर कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा और इसके साथ आप एक नेशनल प्राइड के साथ और ब्रांड्स जुड़ेंगी तो और नॉन एंडेमिक ब्रांड्स इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो ई स्पोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ती ही रहेगी फ्रॉम अ प्लेयर पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ स्पोर्ट पर्सपेक्टिव। स्पोर्ट के बाहर अगर आप देखें तो स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ई स्पोर्ट्स का इंट्रोडक्शन अब काफ़ी तेज़ी से होने लग जाएगा। जैसे ही अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ती है अब यूनिवर्सिटीज़ में नए कोर्सेज आने लग जाएंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलने लग जाएंगी जो हमने अभी डिस्कस की हैं। तो ये जो ई स्पोर्ट्स का जो फ्यूचर है अब काफ़ी इसमें स्ट्रॉन्ग होने वाला है इसके कारण। और इसमें जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट अब मिलेगा, जो अब स्पोर्ट्स कोटा के अंडर भी हम इसके लिए जो होगा, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। एज अ स्पोर्ट्स स्टार आप बन जाएंगे, आपको स्पोर्ट्स कोटा में भी डाल दिया जाएगा, आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाएंगी टॉप प्लेयर्स एंड एथलीट्स के पास। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें प्राइज मनी भी इंक्रीज होगा। जो प्राइज मनी जो आपको जो कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स को जो मिलता है वो भी ग्रो करेगा, जो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है कि अब आजकल जो टूर्नामेंट्स चल रहे हैं इनका प्राइज मनी करोड़ों में शुरू होता है, 1 करोड़ 2 करोड़। तो हम ऑलरेडी काफ़ी वी आर प्लेस्ड वेरी वेल, जैसे कंपेयर टू टेबल टेनिस, कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स का प्लेसमेंट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है और यूथ भी इसको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, बैक कर रहा है। तो इंटरेस्ट भी है, नेशनल इंटरेस्ट भी है, जॉब्स की ग्रोथ भी है, प्राइज मनी ग्रो होगा, नॉन एंडेमिक ब्रांड्स भी इसमें आएंगी और ओवरऑल जो हम अगले कुछ सालों में देखेंगे कि ई स्पोर्ट्स अब बढ़ता ही जाएगा। चाहे वो अब पैसे की तरफ से देखो, पॉपुलैरिटी की तरफ से देखो, जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखो और एजुकेशन की तरफ से देखो, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अब आगे आने वाली हैं ई स्पोर्ट्स में। तो अगर आप ई स्पोर्ट्स के फ़ैन हैं या अगर आपको अपने फैमिली में इस टाइम पे डाउट है कि ई स्पोर्ट्स में क्या फ्यूचर है, तो मैं कहूँगा कि आपका थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा क्योंकि आपको वो रिकग्निशन मिलने वाला है, आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होने वाली हैं, इंडिया ग्लोबल स्केल पे जाके भी अपने आप को हमें रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो दर्शकों, बातचीत जारी रहेगी लेकिन यहाँ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। आज हमारे देश में 45 से 50 करोड़ से अधिक सक्रिय गेमर हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। तो इसी बारे में मैं चाहूंगी अब हम जानते हैं इस फील्ड के एक्सपर्ट से। एक बड़ी अच्छी बात हो गई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक न्यू डिजिटल गेमिंग पॉलिसी अनाउंस की है और उसके तहत में बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सपोर्ट सिस्टम पैदा की है, जिसके अंडर में ये डेवलपमेंट ऑफ ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आगे होगी और इस सेक्टर की ग्रोथ भी बहुत स्पीडीली हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि बाकी सब स्टेट भी इसको फॉलो करें और जल्द से अपना इकोसिस्टम तैयार करें। सुनील सर, इंडिया में जो हमारी गेमिंग कम्युनिटी है उसकी अगर बात करें तो उसका कल्चरल इकोसिस्टम कैसा है, आप कैसे देखते हैं? मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि भारत की गेमिंग कम्युनिटी आज एक नए डिजिटल युग की पहचान बन चुकी है। आज हमारे देश में 45 से 50 करोड़ से अधिक सक्रिय गेमर हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कम्युनिटी है। ये मैं कहूँगा बल्कि ये केवल खिलाड़ियों का समूह नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसे आप कल्चरल मूवमेंट कह सकते हो, जो युवाओं की सोच, अभिव्यक्ति और पहचान को बदल रहा है। आज के भारतीय गेमर सिर्फ खेलते नहीं हैं, वे क्रिएटर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं और डिजिटल स्टोरी टेलर भी हैं। वे गेम्स के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी को वीडियो और मीम्स, कमेंट्री और लाइव स्ट्रीम के जरिए व्यक्त करते हैं। यूट्यूब, रूटर, ट्विच जैसे प्लेटफॉर्म पर हजारों भारतीय स्ट्रीमर अपना अलग फैन बेस बना चुके हैं। ये स्ट्रीमर अब सिर्फ इंटरटेनर नहीं, बल्कि नए युग के यूथ आइकॉन बन गए हैं, जिनकी भाषा, फैशन, विचार आधुनिक भारत की नई पहचान गढ़ रहे हैं। ई स्पोर्ट और गेमिंग ने भारत के युवाओं के लिए एक नई सोशल कनेक्टिविटी और बिलोंगिंगनेस पैदा की है। ये एक ऐसी डिजिटल कम्युनिटी है जो जियोग्राफी, लैंग्वेज और बैकग्राउंड से परे है और एक कॉमन पैशन से जुड़ी हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट का एक खिलाड़ी साउथ इंडिया के एक स्ट्रीमर से एक ही मंच पे जुड़ते हैं और एक ही भाषा में बात करते हैं, वो है गेमिंग की भाषा। तो गेमिंग अब केवल स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि यूथ कल्चर, कम्युनिकेशन स्टाइल एंड मोटिवेशनल माइंडसेट का हिस्सा बन गई है। इसमें युवाओं ने टीम वर्क, लीडरशिप और इनोवेशन की भावना को भी बढ़ावा दिया है। वास्तव में मैं कहना चाहूंगा कि ई स्पोर्ट आज डिजिटल इंडिया की नई आवाज है, जहां हर युवा अपने जॉयस्टिक से भविष्य की दिशा तय कर रहा है। जी, तो गौतम जी, टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ई स्पोर्ट्स में AR VR टेक्नोलॉजी की भी बात सुनी जाती है। AR VR टेक्नोलॉजी के आने से किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा ई स्पोर्ट्स पर, ऑनलाइन गेमिंग पर? ई स्पोर्ट्स पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा AR VR टेक्नोलॉजी का, पर काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है, अभी इंडिया में काफ़ी एक्टिवली नहीं यूज़ हो रही। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का जो मिक्स है, जो इंडिया में आएगा, उसमें आपको मौका मिलेगा कि ई स्पोर्ट्स को आप मोर फिजिकल भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है रियलिटी, मिक्स रियलिटी में क्रिकेट है या VR में आप क्रिकेट है, तो आपका जो अभी जो हम लिमिटेड है काफ़ी मोबाइल पे, जिस पे हम मोबाइल पे अपने 2 या 3 उंगलियों के साथ खेलते हैं, VR में अब आपको एट द लार्जर लेवल, जैसे स्पोर्ट्स में आपको पूरा एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है, VR में उस लेवल में भी आपको ई स्पोर्ट्स फ्यूचर में आ सकती है, जहाँ पे आपको फिजिकली बैट स्विंग करना पड़ेगा या फिजिकली आपको बॉल थ्रो करनी पड़ेगी। तो जो हम गेम्स अभी देख रहे हैं, जिसमें आपकी जो शूटर्स हैं या स्पोर्ट्स गेम्स हैं या स्ट्रैटेजी गेम्स हैं, जो अभी लिमिटेड हैं, आपको आप सोफे से बैठ के खेलते हो या बेड में बैठ के खेलते हो, VR की इंट्रोडक्शन से या AR की इंट्रोडक्शन से ये और भी फिजिकल होने वाली है। तो कई लोगों को जिनको बिल्कुल होता है कि स्पोर्ट्स आप नहीं बोल सकते, मूवमेंट नहीं हो रही, वो वाला बैरियर भी क्रॉस होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि आप VR गेमिंग में आपको फिजिकली और इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो फिटनेस का जो क्राइटेरिया है वो और स्ट्रांगली अब उसमें फोकस में आ जाएगा, क्योंकि आपकी फुल बॉडी मूवमेंट, आपकी स्पीड, आपके रिएक्शंस अब लिमिटेड नहीं होंगे कि आप थंब से कर रहे हो, आपको पूरी बॉडी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा VR में। तो ये एक जो अगला लेवल है ई स्पोर्ट्स का, जो VR ई स्पोर्ट्स है या AR ई स्पोर्ट्स है, ये अभी ग्लोबली डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। इंडिया में आई बिलीव कि क्रिकेट विल बी द फर्स्ट वन जो इसको यूज़ कर सकती है, कि और काफ़ी इंडिया में डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रही है क्रिकेट के आसपास।
सिमिलरली आप अगर बोलें तो शूटर गेम्स भी अब AR VR में इंट्रोड्यूस होने लग गई हैं। तो ये वही टेक्नोलॉजी है जो आर्मी भी यूज़ करती है ट्रेनिंग के लिए। तो सिमिलरली आपको अगर आपको एक कंपेरेटिव ई स्पोर्ट्स टाइटल में शूटर्स का फोकस करना है या आपको स्पोर्ट्स में फोकस करना है, तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं जब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में पूरी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। बिल्कुल। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा सिमरन कि इसमें जो हमारा ई स्पोर्ट है ना, इसमें आज भी आपको फिजिकली फिट और मेंटली फिट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि दोनों की जो टाइमिंग है ना वो बहुत काम करती है इस गेम खेलने में और आपको आगे ले जाने में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने। फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भी स्पोर्ट्स वर्ड आ जाता है, बेशक फिर वो एक्चुअल स्पोर्ट्स हो या ई स्पोर्ट्स हो, वो फिटनेस से अल्टीमेटली जुड़ जाता है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौट रहे हैं। इन इंस्टीट्यूशंस में आपको कई और चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी जो आपको ई स्पोर्ट्स को पूरा 360। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। और खेलो इंडिया ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी योजना हमारे भारत में चल रही है। तो सुनील सर, ई स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो खेलो इंडिया का हिस्सा भी ई स्पोर्ट्स अब बन गए हैं, और इसका भारत के युवा और खेल इकोसिस्टम पर कैसा प्रभाव आप देख रहे हैं? देखिए, खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा एक यूथ के लिए, एक ऐसे यूथ को, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, हमारा बहुत सारा यूथ छोटे गाँव में, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में रहता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कई बारी कि वो बाहर आए, अपनी प्रतिभा को दिखाए और बड़े गेम में खेले और compete करे और आगे बढ़े। तो इसीलिए खेलो इंडिया आया कि जिससे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेजेस लेवल पे बच्चे आएँ और गेम खेलें। तो ये तो खेलो इंडिया चल रहा था, लेकिन पहली बार ई स्पोर्ट को डेमोन्स्ट्रेशन और एग्जिबिट करने के लिए स्पोर्ट के रूप में इसे शामिल किया गया, जिसमें BGMI, चेस, स्ट्रीट फाइटर 6 जैसे गेम्स को मतलब ऑफिशियल आपको उनका स्थान मिला। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि खेलो इंडिया से क्या होगा कि जो हमारे बच्चे छोटे जगह रहते हैं उनको भी मौका मिलेगा ई स्पोर्ट में आने का, और वो भी खेलो इंडिया के माध्यम से भी आगे आके अपना करियर इसमें बना सकते हैं। तो इस पहल से मैं ये कहना चाहूँगा कि ई स्पोर्ट को गवर्नमेंट ने पहले मान्यता दी, उसके बाद खेलो इंडिया में शामिल करने के बाद ये सबको अपॉर्चुनिटी बराबर दी। ये जो ई स्पोर्ट है, इसको मैं ये कह सकता हूँ अब एक स्किल बेस्ड और करियर ओरिएंटेड एक्टिविटी बन गया है ये। इससे युवाओं को स्ट्रक्चर टूर्नामेंट और प्रोफेशनल कोचिंग और टैलेंट अपना दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। इसमें मैं एक बात और बड़ी आपको बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में भारत की भूमिका को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा कि भारत को गेमिंग की दुनिया में नेतृत्व करना चाहिए, और इसके लिए डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड की दिशा में काम करना होगा। कि मतलब जो भी गेम बने वो इंडिया में बने और पूरे वर्ल्ड के लिए बने,
मतलब आज क्या हो रहा है कि गेम कहीं और बन रहे हैं और हमारे देश के बच्चे और पूरे विश्व के बच्चे उसे खेल रहे हैं, लेकिन उनका विजन है कि ये डिजाइन इंडिया में हो, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास आईटी प्रोफेशनल, एआई प्रोफेशनल सब हैं, तो वो गेमिंग की दिशा में बनाएं गेम और सबके लिए गेम बनाएं। क्योंकि वर्तमान में अगर मैं अभी देखूं कि भाई क्या इंडिया के लोग बना रहे हैं, यस, इंडिया की बहुत सारी कंपनी आगे आई, जैसे नजारा है, उसने वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप शुरू की और बहुत अच्छा उसका चल रहा है। और गेमेशन की बात करूं तो उन्होंने लूडो किंग शुरू किया, और सुपर गेमिंग की बात करूं तो इंडस वैली। इन सारे गेम ने पूरे ग्लोब पे एक इम्पैक्ट बनाया। तो ये जो मोदी जी का सपना था, इसी प्रकार से और कॉर्पोरेट को और हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं और जो हमारे इस गेम में खेल रहे हैं बच्चे और जो एंटरप्रेन्योर माइंड के भी हैं, उनको आगे आना चाहिए, जिससे कि भारत का गेमिंग इकोसिस्टम मजबूत बने, इनोवेटिव बने और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बने। यह कदम ना केवल युवाओं के कैरियर और स्किल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि भारत को ई स्पोर्ट और डिजिटल गेमिंग में जो हम कहते हैं कि पूरे विश्व की लीडरशिप की दिशा में ले जाएगा। और सही रेगुलेशन, मेंटरशिप और इन्वेस्टमेंट से भारत का ई स्पोर्ट इकोसिस्टम सुरक्षित, सस्टेनेबल और वर्ल्ड के लेवल पे एक प्राइड वाली बात बन सकती है। युवाओं के लिए ये खेल क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ई स्पोर्ट अब भारत के डिजिटल भविष्य है। विकसित भारत 2047 के विजन में भी एक महत्वपूर्ण पीरियड बन चुका है। गौतम जी, गेमिंग, स्पेशली ऑनलाइन गेमिंग ऐसी चीज है जिसमें सबको लगता है कि किसी तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या इसमें भी वाकई ट्रेनिंग की जरूरत होती है अगर इसको एक प्रोफेशन बनाना हो तो? और अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो क्या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो गेमिंग की ट्रेनिंग देते हैं? बिल्कुल, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इसमें काफ़ी एक्टिव हैं। मैं इनके कईयों के नाम ले सकता हूँ। MESC, पर्ल अकेडमी, विस्लिंग बोर्ड इंटरनेशनल, ये सब ऑलरेडी गेम डिज़ाइन, ई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, डिजिटल प्रोडक्शन के कोर्सेज शुरू कर चुके हैं। कई ऑनलाइन कोर्सेज भी हीरो वायर्ड ने लॉन्च किए हैं, जिनमें मैंने पर्सनली भी ट्यूटर किया है बच्चों को इस टाइम पे। इनमें आपको स्किल्स मिल सकते हैं जैसे स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, डेटा एनालिसिस, टीम वर्क और लीडरशिप जैसे स्किल्स। और स्किल्स भी हैं जो इंडिया में काफ़ी ऐसी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको ई स्पोर्ट्स में इम्प्रूव करते हैं, जो आपको आपके स्किल्स इम्प्रूव करते हैं वहाँ पे। तो अभी जो डिजिटल इंडिया का मिशन है अब, और स्पेशली विद जो आपकी ई स्पोर्ट्स की अब लेजिटिमेसी हो गई है गवर्नमेंट के थ्रू, तो और भी अब इंस्टीट्यूशंस इसको काफ़ी एक्टिवली सपोर्ट करेंगे। और एजुकेशन के अंडर आपको गवर्नमेंट के थ्रू ग्रांट्स भी मिलने वाले हैं फ्यूचर में। तो मुझे जो लगता है कि अगले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ई स्पोर्ट्स की, गेम डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली खड़ी हो जाएंगी। और इन इंस्टीट्यूशंस में आपको कई और चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी जो आपको ई स्पोर्ट्स को पूरा 360 कवरेज करेंगी। जैसे आपको टूर्नामेंट कैसे चलाना है, आपको ई स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग कैसे करनी है, आपको ई स्पोर्ट्स की कमेंटेटरी कैसे करनी है, आपको एनिमेशंस कैसे करनी है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें इकट्ठी हो जाएंगी। और जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि आप ई स्पोर्ट्स को IPL की तरफ से देखो, आप क्रिकेट की तरफ से देखो, जो सब आपको टेक्नोलॉजी क्रिकेट में देखने को मिल रही है, जैसे AR/VR टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही है क्रिकेट में। आपको दिखता है कि कितना वो एनिमेशन स्कोर बोर्ड्स वगैरह खुल रहे हैं, कैसे वो ऑन ग्राउंड स्टाफ होता है जो प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। तो प्लेयर की जो सपोर्टिंग टीम्स हैं, जैसे कोचेस हैं, उनके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, और लीगल टीम्स हैं उनकी, सब ये सब चीज़ें आपको ई स्पोर्ट्स में भी एस्टैब्लिश करनी है। और इंडिया में इस टाइम पे ज़्यादा ऐसी इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो ये सब सिखा रही हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो अब काफ़ी स्पीड से अनलॉक होएंगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री बड़ी होने वाली है कंट्री में। एंड आपको ई स्पोर्ट्स का पूरा रेगुलर स्पोर्ट्स की तरह पूरा एक इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, चाहे वो कंपैरेटिव इकोसिस्टम हो, एजुकेशनल इकोसिस्टम हो या ट्रेनिंग इकोसिस्टम हो। तो ये काफ़ी स्पीड से अब डेवलप होएगा कि जैसे ही इंडिया अपना नाम रोशन करेगा इंडिया में और ग्लोबली भी। बिल्कुल। तो सुनील सर, जिस तरीके से आज हमने ई स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा की, मैं ज़रूर चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दें। मैं यही कहना चाहूँगा, हमने जितना भी डिस्कशन किया है तो उससे ये निकल के आता है कि हमारे देश में गेमर बहुत सारे हैं। 40 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनाई है गेम के लिए, लेकिन उनमें से सीरियस गेमर कम है।
तो मैं बोलता हूँ कि यदि आपने इसको एज ए प्रोफेशन लेना है, एज ए करियर लेना है, तो इस पर पूरी मेहनत करें और पूरी लगन के साथ काम करें। क्योंकि जब तक आप पूरी मेहनत और लगन के साथ नहीं काम करेंगे, जब तक जैसा किसी भी करियर में होता है, इस करियर में भी है, आप उतनी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितनी आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और गौतम जी, इनके साथ ही आपका मैसेज भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से एक मैसेज ज़रूर दें। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि अब से बेटर कोई टाइम नहीं है जहाँ पे ई स्पोर्ट्स को इतनी लेजिटिमेसी मिल चुकी है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल चुकी है और ई स्पोर्ट्स उस लेवल पे पहुंच गया है कि अब काफ़ी लोग इसको सीरियसली एज अ करियर ऑप्शन भी ले सकते हैं। और इंडिया में इतना यूथ है इस टाइम पे, और इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे। सो मुझे लगता है कि अब सही समय है लोगों को ई स्पोर्ट्स की दुनिया में एंटर करने का। और जैसे सर ने बोला कि बहुत सीरियसली लेना है, काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अपने आप को नहीं, पूरे एक देश को रिप्रेजेंट करोगे। क्योंकि अब वो बात होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो सुनील सर, अब टाइम हो गया है कि हम अपने आज के गेस्ट को एक मोमेंटो देकर सम्मानित करें। सुनील जी, गौतम जी, हमारे कार्यक्रम के द्वारा दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी और गौतम जी, और धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों को भी जिन्होंने आज का शो देखा। और अगले हफ्ते मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के नए एपिसोड में फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए सपनों की बात करने। तब तक अपना ख्याल रखिए और भारत को विकसित बनाने का सपना जीवित रखिए। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।